द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ एक दफ़ा फिर अमेरिका से शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब का ताल्लुक, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, हैदराबाद दक्कन से है और ये काफ़ी अरसे से अमेरिका में मुकीम है और ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ भी काम कर चुके हैं, जो अमेरिका का सबसे अच्छा थिंक टैंक समझा जाता है। डॉक्टर साहब, मैं आज आपसे पूछना चाह रहा हूँ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के हवाले से। इसका बहुत तस्करा होता है, खासतौर पे पॉलिटिकल साइंस में। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कहें कि भाई 47 में इंडियन मुस्लिम्स जो थे, जिसमें आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है, कि वो उनकी जो स्ट्रगल थी वो आइडेंटिटी के लिए थी। तो कैसे आइडेंटिटी बिल्ड की जाती है, और क्या वो लोग जो अमेरिका चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, उनके लिए भी आइडेंटिटी एक इशू होता है? जी, शकील साहब, सलाम अलैकुम, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प टॉपिक है। इनफैक्ट मेरा डिसर्टेशन भी कुछ हद तक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी फॉर्मेशन पे था। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। जी हाँ, तो इनफैक्ट मेरी एक किताब है जिहाद फॉर जेरूसलम, वहाँ ऊपर नजर आ जाएगी। तो उसमें Okay. मैंने यही कहा था कि मैंने दो किस्म के पावर्स क्रिएट किए थे कि एक मटेरियल पावर है आपके पास, जो आपके पास बंदूक भी है और आपके पास पैसा भी है। दीज आर गन्स एंड गोल्ड कहते हैं उसको। बट आपको अपनी आइडेंटिटी से भी ताकत आती है। So identity can be a source of power. For example, अभी काफ़ी लोगों ने रिसेंटली लिखा है कि सऊदी अरेबिया एंड टर्की आर वेपनाइजिंग इस्लाम फॉर सॉफ्ट पावर। ये तो आपने पहले भी देखा था। फॉर एग्जाम्पल, जब नासिर और किंग फैसल के बीच में कंपटीशन हो रहा था, गमाल अब्दुल नासिर ने अरब लीग बनाई तो ये OIC बना दी। So you could see the battle of identities. Islam was bigger than Arab. So OIC or IDB, which is an Islamic Development Bank, so usme you could see that identity was being used as a weapon, या as a source of soft power. और मैं ये बहुत ही मतलब अब तो हमारे पास एम्पेरिकल एविडेंस भी है कि इंसान, दो थियरीज हैं। एक कि ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल एक्टर्स, कि ह्यूमन बीइंग्स रैशनल एक्टर्स हैं और वो जो चीज़ें उनको मोटिवेट करते हैं, सियासत में हो या ज़िंदगी में हो, इट इज़ बेस्ड ऑन मैक्सिमाइजिंग मटेरियल बेनिफिट, यानी जो गोल्ड एंड इन्फ्लुएंस पावर, इसके लिए हर चीज़ काम करते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो मॉरल एक्टर्स, तो वो मोरालिटी की भी बेसिस पर एक्ट करते हैं। और ये जो मोरालिटी है थोड़ा वेग है। इट इज नॉट नेसेसरली रिलीजियस मोरालिटी। You may be motivated by a desire to appear to be very nice. You may be motivated by a desire to be very just. You may be motivated by a desire to be promoted. तो हर बंदा जो है अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है और आइडेंटिटी की बेसिस पर वो जो है सो उसके एक्शंस होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट था, बहुत ही कम हमारी तनख्वाह थी, $1000 हमको स्टाइपेंड मिलता था, जिसमें से 500 तो हम रेंट में दे देते थे, बाकी के 500 में वी यूज्ड टू लिव। और उस जमाने में अगर आप चिकन खरीदते रेगुलर स्टोर में तो वो कुछ 70-80 सेंट पाउंड था, और अगर हलाल चिकन खरीदते तो $2.50 पर पाउंड था। तो एज ए मुस्लिम आई वाज पेइंग $2 मोर पर पाउंड फॉर चिकन बिकॉज ऑफ माई आइडेंटिटी, बिकॉज आई फेल्ट के जो अच्छा मुसलमान है उसे हलाल खाना चाहिए। आइडेंटिटी मेक्स अस डू थिंग्स। सो जो इंटरनेशनल रिलेशंस में एक डिसिप्लिन का एक अप्रोच है कॉल कंस्ट्रक्टिविज्म, वो कहता है कि मुल्क और इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स अपनी आइडेंटिटी जो क्रिएट करते हैं, अपनी जो इंटरेस्ट होते हैं जिसके बेसिस पे वो अपनी पॉलिसीज और एक्शंस लेते हैं, दे आर इन्फ्लुएंस्ड आल्सो बाय देयर आइडेंटिटी।
तो अगर आप किसी की आइडेंटिटी समझ सकते हैं, then you can see what motivates them to act. So not just maximizing material benefit, but also maximizing cultural values, identity values, उसके बेसिस पे। तो उसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि इंडिया में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हो गया। 1947 में जो डिवीजन हुआ, वो बेसिस पे था कि टू टू नेशन थ्योरी के रिलीजन के टू कम्युनिटीज फॉर डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट लिव टुगेदर। इट ऑल्सो ट्राई टू से कि इवन दो वी आर ऑल साउथ एशियन, हम सब इंडियंस हैं, लेकिन हमारा मजहब इज मोर इम्पोर्टेंट, सो वी वांट टू बी सेपरेट। So you could argue that religious identity trumped common ethnicity in 1947. But 1971 में आया, फिर उल्टा हो गया, and suddenly the Punjabis can't live with the Bengalis, even though they are both Muslims. और यहाँ पे ethnic identity became more important than religious identity. So ये कैसा हो सकता है? तो मैं एक hypothetically मैं अपने स्टूडेंट्स को एक अब्दुल नाम के शख्स की मिसाल देता हूँ, जो ढाका से 100 मील दूर पर रहता था, एक छोटे से गांव में। तो 1942 में उसकी बहन की शादी हो रही है, तो बाप ने कहता है चलो बेटा हम जाके ढाका से थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करके लेकर आते हैं चीजें, बेटी की शादी है। तो वहां जाता है, तो वहां पे क्विट इंडिया मूवमेंट चलता रहता है। 42 में काफी प्रोटेस्ट हो रहे थे ना इंडिया में, क्विट मूवमेंट। तो ये बच्चा और बाप दोनों शामिल हो जाते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में। वहां पे गोली लग जाती है, बेचारे के बाएं हाथ में गोली लग जाती है अब्दुल को। वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर कहता है यार ये तो हाथ काटना पड़ेगा, इसलिए इसका हाथ काट देते हैं। वो बेचारा घर वापस आता है बहन की शादी के लिए, तो उसके हाथ इज लॉस्ट हिज लेफ्ट हैंड। तो सब आके कहते हैं वाह वाह वाह, इंडिया के लिए तेरा हाथ शहीद हो गया, इंडिया की आजादी। उसके बाद 5-6 साल के बाद जब छोटी बहन की शादी होती है 1947 में, तो फिर ये ढाका जाता है शॉपिंग करने के लिए। फिर वहां पे फिर दंगे फिसाद प्रोटेस्ट वगैरह, इंडिपेंडेंस का गड़बड़ चल रहा होता है, उसमें ये फंस जाता है, इसको गोली लग जाती है बाएं पाँव में। फिर यहाँ जाके उसका बायां पाँव काटना पड़ता है। ठीक है, ये पाकिस्तान के लिए कट रहा है, बिकॉज वी आर फाइटिंग फॉर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मैं ढाका कभी जाऊंगा ही नहीं। वो बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, बेटी हो जाती है। फिर 1971 में उसको अपनी बेटी की शॉपिंग के लिए वो ढाका जाता है। वहां पे बड़ी जंग चल रही होती है, फिर उसके वहां पे दूसरा पांव कट जाता है, दिस टाइम फॉर बांग्लादेश। बात यह है कि ये बंदा अब्दुल उसी गांव में सारी जिंदगी गुजारी, ही डिड नॉट चेंज, लेकिन वन पार्ट वाज सैक्रिफाइस फॉर इंडिया, वन वाज सैक्रिफाइस फॉर पाकिस्तान, वन वाज तो व्हाट इज हिज आइडेंटिटी, ये बताएं आप, जो अपने वो सैक्रिफाइस दिए जा रहा है मुख्तलिफ आइडेंटिटीज पर। वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। हाँ, तो उससे बात ये साबित होती है कि आइडेंटिटी इज कंस्ट्रक्टेड, कि ये कंस्ट्रक्ट की जाती है, कोई रियल आइडेंटिटी नहीं है। अब हो सकता है कि बाद आइडेंटिटीज आर रियल, जैसा कि रेशियल आइडेंटिटी है। अगर आप काले हैं या गोरे हैं तो यू कैन नॉट चेंज दैट, बट सम आइडेंटिटीज, पहले हम जेंडर को भी कहते थे, अगर आप मर्द हैं या औरत हैं तो उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अब तो एक्चुअली चेंज हो जाती है वो भी। सो नाउ वी रियलाइज दैट इवन बायोलॉजिकल आइडेंटिटीज आर नॉट नेसेसरली फर्म। तो हर आइडेंटिटी इज फुल ऑफ मीनिंग्स, और उसके माने होते हैं। जब कोई कहता है, देखिए जब कोई कहता है मैं हिंदुस्तानी हूं एज अपोज टू मैं भारतीय हूं, दे मीन डिफरेंट थिंग्स। और ये जो डिफरेंट मीनिंग थिंग्स आते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम नैरेटिव्स पैदा करते हैं, वी क्रिएट ए नैरेटिव। तो फॉर एग्जांपल, मुझे अच्छी तरह से याद है कि अमेरिका में हमारे पास जब हम आए थे यहाँ पर एटलीस्ट 25-30 साल पहले, वन ऑफ द बिगेस्ट डायलॉग्स वाज कि भाई इज अमेरिका ए सेक्युलर कंट्री और इज इट ए जुडेयो क्रिश्चियन कंट्री। तो अगर हम अमेरिका को एज ए जुडेयो क्रिश्चियन कंट्री देखते हैं, तो जो बाकी जो दूसरे मजहब के लोग हैं वो आउटसाइडर्स हो जाते हैं ना। सो इंटरफेथ डायलॉग बहुत हम लोगों ने किया 1990s वगैरह में। एंड देन क्लिंटन, आई थिंक इन द फर्स्ट वन ऑफ हिज स्टेट ऑफ द यूनियन में कहा कि मॉस्क्स, चर्चेस एंड सिनेगॉग्स कहकर, फिर मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड ज्यूज। तो उसके बाद से इट हैज बिकम रूटीन फॉर अमेरिकन प्रेसिडेंट्स टू टॉक अबाउट दीज 3 रिलीजन्स। अब हिंदुइज्म भी कभी कभी कहते हैं, कभी नहीं कहते हैं।
So what happened was we redefined America from a Judeo-Christian country to an Abrahamic country. हमने अमेरिका की आइडेंटिटी बदल दी, और उस आइडेंटिटी बदलने से ये हो गया कि हम भी इंसाइडर हो गए as Muslims. Now the question is कि अभी बुद्धिस्ट और हिंदूज का क्या करेंगे? So we need to get a new idea of what is America, so it's more inclusive. तो जो आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस होता है उसमें दो स्टेप्स होते हैं. एक, आप सर्कल ड्रॉ करते हैं, who is in and who is out, who is the believer, who is the unbeliever. मुसलमान कौन है, काफिर कौन है, इंडियन कौन है, नॉन इंडियन कौन है, who is the barbarian, who is the Greek. Inside and outside के दो चीजें कर. The second step is to provide the content of the circle. कि आप कहते हैं कि मैं मुस्लिम हूं, then what does it mean? तो you define that. ये मुश्किल एक्सरसाइज है, बिकॉज अगर आप कहते हैं कि हम वो शख्स हैं जो झूठ नहीं बोलते, हम वो शख्स हैं तो अच्छाई के लिए काम करते, then you have to keep doing it every day. बहुत मुश्किल चीज है ये. But the easier way is to demonize the one who is outside the line. So जो आसान सियासत में जो आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन होता है और जो ओरिएंटलिस्ट डिस्कोर्स में हुआ, जो मॉडर्नाइजेशन में, द वेस्ट ने कहा वी आर मॉडर्न, तो लोगों ने पूछा भाई ठीक है यू आर मॉडर्न बट व्हाट डज इट मीन? तो मैक्स वेबर का जो जवाब था, उसने इंडिया, चाइना और इस्लाम को टारगेट किया, इन चीजों को. ही सेड दीज सोसाइटीज, इंडिया, चाइना एंड इस्लाम और द इस्लामिक वर्ल्ड आर ट्रेडिशनल सोसाइटीज and we are modern. We are forward, they are backwards. We are developed, they are underdeveloped. We are rational, they are emotional. In our case, reason is the center of our universe. In their case, religion is the center. We are anthropocentric, they are theocentric. तो इस तरह से मैक्स वेबर ने इनसाइड आउटसाइड आइडेंटिटी डिफाइन की, लेकिन उसने वेस्ट को उतना नहीं डिफाइन किया जितना दूसरों को डिमोनाइज किया. कि भाई ये इट्स लाइक सेइंग कि ये नाटा है, ये मोटा है, ये जाहिल है, ये बीमार है, ये कमजोर है, और ये मेरा ऑपोजिट है. यानी मैं खूबसूरत हूं, मैं लंबा हूं, मैं स्ट्रांग हूं, इस तरह. सो यू विल फाइंड दिस इन अ लॉट ऑफ डिस्कोर्स. सारी दुनिया में जो सारे डिस्कोर्सेस है उसमें ये बाइनरी थिंकिंग, अस वर्सेस देम, आई एम सुपीरियर, दे आर इंफीरियर, ओरिएंटलिस्ट डिस्कोर्स में ले रहे हैं जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया, चाइना और इस्लाम आर द टारगेट्स. या आप रिलीजियस डिस्कोर्स में ले लें, जब कोल्ड वॉर के दौरान रोनाल्ड रेगन ने कहा था कि वी आर डेमोक्रेसीज एंड रशिया इज एन इविल एम्पायर, सोवियत यूनियन को इविल एम्पायर बना दिया था. अब बाइडेन भी दो कर रहा है, इनसाइड आउटसाइड. इनसाइड डेमोक्रेसीज है, आउटसाइड अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं. तो ये आइडेंटिटी प्लेस ए बिग रोल इन मेनी थिंग्स. एक तो मोटिवेशन प्रोवाइड करता है आपको. अब हम गरीब लोगों के बच्चों को ओहायो से लेकर मिडवेस्ट से, टेक्सास वगैरह से लेकर जंगों पे भेज देते हैं मरने के लिए, ताकि जो अमीर लोग हैं वो अमीर रहें. ठीक है, तो अमीर लोग जाते नहीं है जंगों पर, बच्चे उनको नहीं भेजते. देखें आप कितने कांग्रेसमैन के बच्चे जाते हैं, कोई नहीं जाते. So how do we motivate these people to go and give their lives? It is through identity. You're dying for your country, you're dying for America, this is such a great thing. और उसमें बेचारे लोग जाके अपनी जान दे देते हैं. They become, so the narratives have become very powerful. They motivate you to do things which are not necessarily rational or not necessarily beneficial in a material sense of the word. So but it is very powerful. इसके बेसिस पे दुनिया में कल्चर है, इसके बेसिस पे मजहब है, इसके बेसिस पे शिनाख्त है. अगर आप इस्लामिक टेक्स्ट को भी ले लें, कुरान को भी ले लें, उसमें काफ़ी डिटेल में आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया गया. मुसलमान, गैर मुस्लिम, मुनाफिक वगैरह. सो आइडेंटिटीज हैव बीन क्रिएटेड. सम आइडेंटिटीज हैव बीन प्रिविलेज्ड, अदर्स आर अंडरवैल्यूड. सो ये सारी चीज़ें होती हैं. तो आइडेंटिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स. अब फॉर एग्जांपल जो अमेरिका की पॉलिसीज अब अफगानिस्तान की तरफ देखें या यूक्रेन की तरफ देख लें, आइडेंटिटी प्लेस ए पॉलिटिक्स. मतलब जर्नलिस्ट वगैरह जब रेफ्यूजीज आ रहे थे यूक्रेन, जर्नलिस्ट रो रहे थे क्योंकि विक्टिम्स वेर गोरे, वेस्टर्न जर्नलिस्ट. और फिर वही जर्नलिस्ट जब सीरियन आ रहे थे रेफ्यूजीज, तो जर्नलिस्टों ने बच्चियों को मारा. छोटे छोटे बच्चे जो बॉर्डर्स क्रॉस करके आ रहे थे इनटू यूरोप,
We have videos of journalists attacking children because they were others, not ours. अभी भी देखें आप, जो अमेरिका का अप्रोच है टुवर्ड्स यूक्रेन या वेस्टर्न कंट्री, इस तरह जस्टिफाई किया जाता है कि हम यूरोप के लिए कुछ भी करेंगे, वी एज लॉन्ग एज इट टेक्स, इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट ना. And it is not a rational decision, it is an emotional decision based on identity and values. अब उसमें आप कैसा डिफाइन करते हैं आइडेंटिटी? इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. सो मैंने, एक साहब किसी और कम्युनिटी से शादी कर रहे थे, और मैंने सुना उनके पेरेंट्स कह रहे थे प्लीज आप कुछ करें मदद, हमारी नस्लें खराब हो जाएंगी. जी. क्रॉस पॉलिनेशन के वजह से दे विल बी बेटर. और टाइम हैज एक्चुअली प्रूवन कि उनके जब बच्चे पैदा होके निकले, दे हैव turned out to be more beautiful, more thoughtful and more intelligent than the rest of the family. तो ये जो है कि हमारी नस्लें, आपको पता है, जो अगर आप किसी कंटेम्प्रेरी इस्लामिक स्कॉलर जो जरा वेल एजुकेटेड है, ये मुल्ला टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ, उनसे जाके पूछें कि शरिया के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सो दे विल टेल यू कि 5 है उसके. मकासिद अल शरिया कहते हैं, मकासिद अल शरिया, इसे गूगल कर लें. उसके 5 गोल्स ऑफ इस्लामिक शरीयत है: टू प्रोटेक्ट लाइफ, टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी, टू प्रोटेक्ट रिलीजन, टू प्रोटेक्ट रीजन एंड प्रोटेक्ट ये निस्बा. प्रोटेक्ट. तो उसमें इस वजह से फैमिली में शादियां होती थी ना, कजन से शादी जो करती हैं, और नस्लें बचाने के लिए, टू प्रिजर्व योर आइडेंटिटी. सो उसके वजह से कास्ट सिस्टम भी है साउथ एशिया में, फॉर एग्जांपल इंडिया में भी, मतलब लोग. सो आइडेंटिटी इज अ वेरी पावरफुल थिंग. आई डोंट थिंक वी कैन लिव विदाउट एन आइडेंटिटी. जी प्रोफेसर साहब, आपने बात की नस्ल की ना, तो उससे मुझे याद आता है एक साहब हैं, ओकाड़ा से उनका ताल्लुक है, वॉशिंगटन डीसी में होते हैं. तो वो एक दफा कह रहे थे, वो अराई फैमिली से आते हैं, तो वो कह रहे थे कि अगर बंदे ने अपनी नस्ल खराब करनी हो तो अमेरिका आ जाए. तो उनके बेटे ने शादी की एक पठान लड़की से, तो उससे भी उनको रिजर्वेशंस थी. तो हमारे एक दोस्त हैं जर्नलिस्ट अनवर इकबाल, उन्होंने कहा मियां साहब शुक्र करो वो एक लड़की से शादी कर रहा है, ये अमेरिका है. तो आप क्या कर रहे हो? इसी तरह सर हमारे एक इस्लामिक इंटेलेक्चुअल हैं, ही इज अ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, उन्होंने एक दफा लिखा कि मगरिब में रहने वाले मुसलमान बेगैरती की जिंदगी गुजार रहे हैं. अच्छा, मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उसमें उन्होंने डिस्क्लोज किया, जब मैंने पूछा कि आपके बच्चे कितने हैं, क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरी एक बेटी जो है वो स्कॉटलैंड में रहती है, कि उसका मियाँ वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉटलैंड में पढ़ाता है. जी. तो मैंने उनका नाम ले दिया, तो उससे वो बड़ा नाराज हो गया. उनका मैसेज आया कि ये आपने क्या किया. तो वो खुद नहीं सोचते कि आप इतनी इनटेम्परेट लैंग्वेज यूज करते हो, और वही अगर कोई आपके रेफरेंस से यूज कर ले तो फिर आपको अच्छा भी नहीं लगता. तो सर वहां पे जो रहते हैं मुसलमान, बल्कि सारे ही मजाहिब, वहां पे 2 टर्म्स यूज होती हैं कि इंटीग्रेशन और असिमिलेशन. तो कितने परसेंट इमिग्रेंट्स हैं, खासतौर पे मुसलमान, who go for integration and how many of them will go for assimilation? देखिए, ये जो अल्फाज हैं, these are all academic terms. अमेरिका में 2 मॉडल्स आए हैं ऑफ कल्चर. एक पुराना मॉडल है जिसे मल्टीकल्चरलिज्म में कहते हैं मेल्टिंग पॉट, कि सब अमेरिका आते हैं और फिर अमेरिका में मेल्ट हो जाते हैं, यानी अपनी पुरानी शिनाख्त वो छोड़कर एक नई शिनाख्त अपना लेते हैं. लेकिन जब सब गोरे थे, सब क्रिश्चियंस थे, इट बिकेम इजी फॉर देम टू जस्ट बिकम वाइट अमेरिकन्स. तो जो फर्क रहता था सिर्फ प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स में रहता था. हालांकि स्कॉटिश अमेरिकन, आयरिश अमेरिकन, इटालियन अमेरिकन, ये आइडेंटिटीज हैं, बट बहुत ही शैलो हो जाती है. मतलब मैं पूछता हूँ अपनी क्लास में, एक्चुअली 1-2 सेशंस में इस पे डिस्कस करता हूँ. इटालियन अमेरिकन को ना तो इटालियन बोलना आता है, ना इटली गए हुए होते हैं, ना इटली जाने का शौक भी नहीं रहता, और इटालियन फूड खाते रहते हैं, लेकिन वो अमेरिकन वाले जो पिज्जा लजानिया बनती है. Right. Unlike say for example देसीज आर ए बिट मोर, कि वो जाते भी रहते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स रेगुलरली विजिट करते हैं, दे आर यूज्ड टू ईटिंग बिरयानी एंड समोसा वगैरह, तो एटलीस्ट खाते भी हैं. सम आर इवन मेकिंग फूड, और जबान भी सीख लेते हैं थोड़ा बहुत. सो जो नया मॉडल आया कि आप आए यहाँ पर
और अपने आइडेंटिटी को डिस्कार्ड ना करें, एंड फ्रॉम मेल्टिंग पॉट वी वेंट टू सैलेड बोल। ये सैलेड बोल मॉडल है आइडेंटिटी का। अब इसमें पत्ते भी हैं, इसमें टमाटर भी है, इसमें आलू भी है, डालते जाएं जो भी डालें। सी अमेरिका इज, जो वेस्टफेलियन ट्रीटी के बाद 1450s में जो नया मॉडल आया वो नेशन स्टेट का था। So nation state was imagined as a homogeneous unit where people have the same cultural, same political, same ethnic identity and speak the same language. France is for the French who are Catholics and white. Germany is for Germans who speak German and they may be Catholics. I think वो Protestants हैं. Sweden में चले जाएं आप, they are white people, they are Swedes, they speak Swedish language and they have roughly the same Christian denomination. तो ये नेशन स्टेट का मॉडल था एंड उसके बेसिस पे पैदा हुए। लेकिन देयर आर सम कंट्रीज लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड द यूएस हु आर नॉट based on national identity, ethnicity. They are based called multicultural states हैं। तो कनाडा में अगर आप देख लें डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं लोग, फ्रेंच भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं। अमेरिका में इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है बट नाउ पीपल, आप बाज़ स्टेट्स में आप 34 लैंग्वेजेस में ड्राइवर्स लाइसेंस का टेस्ट ले सकते हैं अमेरिका में। सिटीजनशिप का भी कई जबान में आपका, दे हैव एन इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट आल्सो बट स्टिल यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हियर व्हिच आर इन डिफरेंट लैंग्वेजेस इफ यू लाइक। सो वी हैव गॉन टू दिस मॉडल ऑफ प्रिजर्विंग आवर आइडेंटिटी। तो मुस्लिम्स ने आज से 15-20 साल पहले, मैंने भी एक किताब लिखी अमेरिकन मुस्लिम्स आइडेंटिटी के ऊपर, अमेरिकन मुस्लिम ब्रिजिंग फेथ एंड फ्रीडम कहकर। तो उसमें देयर वाज दिस डिस्कशन के देखिए अगर आप सिमुलेट ना हो तो आप मार्जिनलाइज हो जाएंगे। सो अमेरिका इज लाइक, आप जितना अमेरिका के साथ खेलेंगे वो उतना आपको एम्पावर करेगा। जितना आप कोने में रहेंगे आप उतना मार्जिनलाइज हो जाएंगे एंड फिर वो रूल्स बनाएगा आपके ताल्लुक से, देन यू आर इन ट्रबल। सो यू हैव टू ट्राई टू गेट इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिक्स। सो द डिबेट वाज कि हम कितना बदलें तो कितना बदलें। सो मुस्लिम्स हैव हैड द डिबेट। सो कनाडा में लोग कहते हैं कि वी शुड हैव स्मार्ट इंटीग्रेशन, यानी अपनी कोई चीज ना दें बट एंटर द पॉलिटिक्स, एंटर कल्चर वगैरह। सो फॉर एग्जाम्पल अब इस हफ्ते 14 तारीख जुमा को गुरुद्वारा में इफ्तार की दावत है। फिर हफ्ते को एक क्रिश्चियन चर्च में, संडे को क्रिश्चियन चर्च में इफ्तार की दावत है। फिर उसके बाद एक जूइश काउंटी एग्जीक्यूटिव बहुत बड़ी इफ्तार की दावत दे रहा है। सो ऑल दीज रिलीजन हैव एडजस्टेड देयर रिलीजियस एक्टिविटीज टू अकोमोडेट द न्यू अमेरिकन जो मुस्लिम्स आए हैं। मुसलमान नहीं करते ये हरकत। मुसलमानों का जो लिमिटेड एडजस्टमेंट है कि वो इफ्तार की दावत नॉन मुस्लिम्स को देते हैं, वो भी डर डर कर। आपको पता है हमारे जो यहाँ पे जो बड़ी मस्जिद है उसमें भी इफ्तार इंटरफेथ होती है, लेकिन बहुत सेलेक्टिवली वो कंट्रोल करते हैं कि विच मुस्लिम्स कम टू द इफ्तार। वो उनको नहीं बुलाते हैं जो गैर मुसलमानों के साथ बदतमीजी करेंगे। मतलब दे नो देयर बैड फेलोज, पहले से पता होती है, उनको इनविटेशन नहीं जाती है, दरवाजे बंद कर देते हैं। गवर्नर भी होते हैं वहाँ पे, सेनेटर्स भी होते हैं, ज्यूज भी होते हैं। एक बार एक रैबाई ने गिटार लेकर आके वहाँ पे मस्जिद में मुसलमानों की तारीफ में गाना गा दिया, उस पर इतनी धूम हो गई कि मस्जिद में गिटार कहाँ से आ गया। सो वी आर वेरी लिमिटेड इन दैट सेंस, वी आर नॉट कैचिंग अप विद द ओपननेस ऑफ द अदर रिलीजियस कम्युनिटीज। लेकिन चेंजेस तो आ गए ना, मुसलमानों में भी चेंज आ गए कि हम गैर मुसलमानों के लिए इफ्तार की दावत देते हैं। पहले वो वैसे ही आते थे, अब वो रोजा भी रख के आते हैं। सो इट्स लाइक समथिंग न्यू फॉर अस। सो देयर इज सम काइंड ऑफ इंटीग्रेशन। होपफुली नेक्स्ट जनरेशन में मस्जिदों में भी क्रिसमस की दावतें होंगी या दिवाली की दावत होगी। इंडिया में मैं देखा कि जो सूफियों से ताल्लुक जो दरगाहें हैं या मसाजिद हैं, उन्होंने दिवाली के सेलिब्रेशंस भी किए, होली की भी सेलिब्रेशंस किए। सो दिस इज एडजस्टमेंट। मतलब इंडिया में हजारों साल से हैं, वहां पे भी जरूरत है एसिमिलेशन की ना। सो फॉर एग्जाम्पल, अब मैं नमस्ते कहता हूँ अपने गेस्ट को, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट इट, राइट? देयर आर मेनी हु डोंट।
So I'm more assimilated into the Indian culture than those who are not. So ये चीजें तो चल रही हैं. On these issues Muslims are more conservative than others. लेकिन बास चीजों में मुस्लिम्स आर आगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे 2015 में सर्वे हुआ था and 42% American Muslims were okay with gay marriage. अब 57% के करीब है. इनफैक्ट मोर अमेरिकन मुस्लिम्स आर ओके विथ इट देन इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस. हालांकि 30% मुस्लिम्स बहुत वेहेमेंटली इसके खिलाफ हैं. उन्होंने ट्रम्प को 2020 में वोट भी इसी वजह से डाला. हालांकि उसने मुसलमानों को तो बैन करने की प्रॉमिस की थी डोनाल्ड ट्रम्प ने. उसके बावजूद ही गॉट 30 to 33% ऑफ द अमेरिकन मुस्लिम वोट. सो आइडेंटिटी इज ए ह्यूज स्ट्रगल. कई चीजें होती हैं. मिसाल के तौर पे आपको तो ये रूल पता होगा कि मुस्लिम्स men are allowed to marry Jews and Christian but women are not allowed to marry against it ना. तो वो बहुत ही अंडर स्ट्रेस है वो चीजें. तो उसमें क्या होता है अगर आपकी बेटी वांट्स टू मैरी somebody who is Christian. तो मैंने कई ऐसे बापों से मिला हुआ हूँ खासतौर से देसियों से. तो उनका प्रॉब्लम ये है कि कम्युनिटी क्या बोलेगी, स्पेशली इफ दे आर कनेक्टेड टू द मस्जिद. अगर वो मस्जिद के प्रेसिडेंट है, मस्जिद के बोर्ड पे हैं, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है अगर उनका बच्चा इज ट्राइंग टू डू समथिंग व्हिच द मस्जिद थिंक्स इज अन इस्लामिक. दे आर नॉट वरीड अबाउट खुदा का डर नहीं है, मस्जिद का डर है, मस्जिद वालों का डर है. सो उसमें क्या हो रहा है कि इन द लास्ट 10-15 ईयर्स इवन द थियोलॉजी में थोड़ा फर्क आ गया. और फर्क ये आ गया कि भाई द आर्गुमेंट इज इस्लाम इज अ रिलीजन दैट सपोर्ट्स फैमिली वैल्यूज. आप फैमिली को क्यों तोड़ रहे हैं? सो फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. लेट्स से एक क्रिश्चियन कपल है जो 20 साल से शादीशुदा है और उनके 3-4 बच्चे हैं. दो बच्चे छोटे हैं, 2 बच्चे बड़े हुए हैं. एंड देन सडनली द वाइफ डिसाइड्स टू कन्वर्ट टू इस्लाम. द हस्बैंड डजंट केयर अबाउट रिलीजन. उनको कोई दिलचस्पी नहीं है मजहब से. And he doesn't mind that his wife is converting to Islam. We have many such cases that women convert to Islam. तो पहले तो उसका मुल्ला immediately उसको कहता है कि भाई आपकी शादी जायज नहीं है, you have to divorce your husband who is non-Muslim. तो on many occasions then they would say, okay, I'm changing my mind, I will not embrace Islam. वो चले जाते. जो in spite of that कन्वर्ट होके फिर तलाक देते, उनकी फैमिलीज बहुत प्रॉब्लम में आ जाती है. वे बाद में मुसलमान भूल जाते हैं, फिर उनको हेल्प नहीं करते. And they have financial issues, all kinds of problems happen. तो देखिए आपका हिजाब फुली कवर्ड नहीं है, आपके नेल पॉलिश है, नमाज नहीं होती, इस तरह के बातें करने वाले बहुत मुसलमान हैं, राइट? हेल्प करने वाले तो कुछ भी नहीं है. So some of the enlightened imams finally decided to say, देखिए religion is not to divide families. उसके बाद क्या होने लगा कि हस्बैंड सेड, अच्छा तुम्हारी कम्युनिटी के लिए जरूरी है कि मैं मुसलमान बनूं, ठीक है मैं शहादा ले लेता हूँ. और शहादा कितनी देर लगती है? 1 सेकंड लगता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह. फिर उसके बाद वो नजर भी नहीं आता. बट कोट अनकोट ऑन पेपर ही इज मुस्लिम, व्हिच इज काइंड ऑफ अ फ्रॉड. तो इस तरह से आइडेंटिटी गेम्स भी चल रहे हैं व्हिच इन्वॉल्व्स रिलीजन, व्हिच इन्वॉल्व्स. अब मेरे ताल्लुक से ले ले, जब भी लोग मुझसे अग्रीमेंट में होते हैं देन आई एम ए गुड मुस्लिम. जब वो डिसएग्री करते हैं वो तो इंडियन है बोलते हैं. जी. वहां पे नॉर्थ अमेरिका में एक्स मुस्लिम्स भी एक काफी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनते जा रहे हैं. तो इस फिनोमेनन को कैसे देखते हैं आप, और कौन से उलमा हैं प्रोमिनेंट उलमा? एक साहब थे जिन्होंने पीएचडी की थी अल अज़हर से एंड ही डाइड अ फ्यू इयर्स अगो. वो डायरेक्टर थे या चेयरमैन थे फिका अकेडमी के, फिका अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका. जाबिर अल अलवानी की बात कर. जी. तो उनके बाद कौन है प्रोमिनेंट? और वो तो ये कहते थे कि अमेरिका इज द बेस्ट प्लेस टू लिव फॉर मुस्लिम्स. I think so too. मैंने भी लिखा है इसके. My book is about that whole idea. You can be whatever you want to be in America. आपको पता है कि 6-7 साल पहले I got fed up of listening to खुतबा. बोर हो जाता था मैं. अजीब से खुतबे होते हैं. तो I started giving खुतबास because I have to go to the masjid. जुमा तो पढ़ना ही है. तो खुतबा सुनने के बजाय इससे बेहतर है कि मैं दे दूं. I can't do this in Pakistan or India or things like that, right? So the community is very open. You can practice the faith as you like. और the ex-Muslim नाम की कोई community नहीं है. If you have left Islam, why are you defining yourself as a Muslim then? Right?
सो अमेरिका में in their lifetime 25% of Americans change their religion at least once in their lifetime. So शकील साहब उसमें मुसलमान भी आ जाते हैं. lot of them are converts to Islam ना. So among the converts there is some kind of a लोग मुसलमान बनते हैं फिर थोड़े दिनों के बाद practice छोड़ देते हैं. Then there are people who come here as Muslims and then because there's no pressure for them to practice then they practice less. So there is a fluctuation in the community. And this is true of most communities. मतलब मैं ऐसे कई Jews और Christians को जानता हूँ जो कभी चर्च या सिनेगॉग कभी नहीं गए जिंदगी में and they really don't know what it means. मतलब मैं एक क्लास पढ़ाता हूँ on Sufism तो उसमें स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करता हूँ और पहले जब उनका मजहब पूछता हूँ तो बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं. जैसे I've never practiced. I think I'm my parents are Jewish. I think I'm Jewish, but I don't know whether I haven't been to a synagogue in a while. मैं पूछता हूँ कैंपस पे are you part of it? But yes, I go to the Jewish club because खाने पीने को मिलता है, दोस्त मिलते हैं, फ्रेंडशिप बढ़ती है. So there is a lot of this conversion बहुत होता है यहाँ पर. आपको पता है न्यूयॉर्क में तो 1-800 नंबर्स है इस्लाम को कन्वर्ट करने के. People call in and become Muslims on the phone. So there is a high degree of conversions. जिसके दो किस्म के conversions हैं. एक तो एक just out of the blue white, black, Hispanics वगैरह convert होते हैं. काफ़ी हिंदू भी यहाँ पे हैं जो convert हो चुके हैं इस्लाम को. आजकल आप फेसबुक पे देख रहे होंगे एक साहब हैं जिनका नाम शायद अनिक मिश्रा है. He is converted, has become kind of a mufti, very popular. Then there are those जो 1800s में जब Christians were allowed to migrate to the US, white Christians, तो थोड़े अरब families आ गए थे. तो उनके साथ एक आध दामाद उनका मुसलमान हुआ करता था, but for migration purposes, I think he may have listed as Christian. तो उनके grandchildren are especially Michigan, Ohio वगैरह में, they are returning to Islam. And so मैंने ऐसे कई मिले हैं people who were Christian Arabs who are now becoming Muslim Arabs because they realize कि उनके grandparents Muslim थे या something like that. So there is a lot of conversion into Islam. Islam is the fastest growing religion in the US across मतलब शायद हर कॉन्टिनेंट में और शायद हर कंट्री में इस्लाम is the fastest growing religion, even in countries like Israel and India. अब क्वेश्चन ये है कि डिग्री ऑफ प्रैक्टिस की बात है कि ठीक है नाम के तो मुसलमान बहुत हैं, हाउ मच ऑफ यू आर प्रैक्टिसिंग. तो उसकी मिसाल मैं यूजुअली यूके की देता हूँ, जहाँ यूके इज मोर देन 60 मिलियन पीपल और कुछ 2-2.25 मिलियन मुसलमान हैं सिर्फ. So roughly 3% of the population is Muslim. But there are more people who pray Jummah prayer on Fridays than people who go to church on Sundays. So हालांकि 3 million मुसलमान हैं, there are more mosque goers than church goers of the 60 million Christians और दूसरे religions भी होंगे. So the religiosity or religious adherence and practice is a bit higher among Muslims, I think, even in the West. और एक बार मैं नमाज पढ़ा रहा था एक मस्जिद में, खुतबा देने के बाद मुझसे गलती हो गई. पीछे से इतने लोगों ने करेक्ट किया कि हादी नहीं, इतने हुफाज हैं मस्जिद में कि आई वाज स्टन्ड कि हाउ मेनी पीपल हैड द कुरान मेमोराइज्ड. और इट वाज नॉट लाइक आई वाज रिसाइटिंग ए वेरी कॉमन सूरा नहीं था मैं जो लोग एक स्पेसिफिक सेट ऑफ आयत्स मैं पढ़ रहा था जो खुतबे में दी थी. देन आई रिसाइटेड दैट एंड इट वाज करेक्टेड बाय लाइक 30-40 पीपल. तो मैं ये किस्सा स्टूडेंट्स को सुनाता हूँ मेरे बिकॉज टू शो के भाई यहाँ पे भी कई ऐसे मुस्लिम्स हैं जो यहाँ डेलावेयर आने के बाद वो हिफ्स करने लगे हैं. सो द प्रैक्टिस एंड रिलीजियोसिटी एंड एडहियरेंस टू रिलीजन इज अ बिट हायर. एक तो एक डर है कि एसिमिलेट होकर बच्चे हमारे डिसअपियर हो जाएंगे. एंड आई थिंक द फियर ऑफ एसिमिलेशन मस्जिद की तरफ दौड़ाते हैं बच्चों को, इस्लामिक स्कूल्स क्रिएट करते हैं, बच्चों को स्कूल्स में भेजते हैं. सो आइडेंटिटी प्रिजर्वेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सरसाइजेज ऑफ ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज. ये हिंदूज भी करते हैं यहाँ पर,
to some extent, और जो दूसरे रिलीजियस कम्युनिटीज हैं यहाँ पर, दे ऑल्सो आर, मतलब देर आर लॉट्स ऑफ क्रिश्चियन स्कूल्स एंड कैथलिक स्कूल्स, कैथलिक यूनिवर्सिटीज भी है. आई वेंट टू अ कैथलिक यूनिवर्सिटी, जॉर्ज टाउन, नोटर डेम, बड़े बड़े स्कूल्स हैं. हार्वर्ड यूज्ड टू बी ए प्रोटेस्टेंट स्कूल, अब तो नॉन डिनोमिनेशनल हो गया है. बट देयर आर लॉट्स ऑफ कैथलिक स्कूल्स इन अमेरिका. और इंक्रीजिंगली, मतलब पीछे शायद 10-15 साल पहले द पोप ने कहा था कि मोर अटेंशन शुड बी पेड टू द कैथलिक आइडेंटिटी. सो शायद एडमिशंस में एडवांटेज भी होता है थोड़े कैथलिक स्कूल, इन कैथलिक स्कूल्स. सो यस, अमेरिका में रिलीजियस आइडेंटिटी प्लेज अ बिग रोल, इवन दो द कॉन्स्टिट्यूशन सेज द स्टेट शैल नॉट टेक साइड. जो फर्स्ट अमेंडमेंट है, इट इज एन आर्टिकुलेशन ऑफ सेक्युलरिज्म ऑफ द स्टेट. सो द स्टेट इज सेक्युलर, सोसाइटी इज नॉट. अच्छा सर, हार्वर्ड का मैंने सुना कि ऐसा वक्त भी था कि जब जूस को वहां एडमिशन नहीं मिलता था, और फिर उन्होंने कोटा बेसिस पे थोड़ा थोड़ा एडमिशन देना शुरू किया कि जी आप 1% हैं, 1% ले लें, आप 2% हैं, 2% ले लें. एंड नाउ इट इज सेड के जूश स्टूडेंट्स जो हैं वो शायद 30% से भी ज्यादा हैं वहां पे. तो दूसरा ये बताइएगा कि हिंदू ज्यादा हैं या मुस्लिम ज्यादा हैं अमेरिका में और बाकी कंट्रीज में? सो देखिए, देर आर 2 हार्वर्ड्स. तो पहले मैं आपका पहला सवाल आज कर देता हूँ कि I mean, Jews had to struggle to be assimilated to be accepted in the country. So there are many books about how Jews became white. So it's like calling कि आप become white, then you get accepted. So you could argue that there was a period, maybe say 60s, 70s से लेके, जहाँ पे the presence of Jewish scholars and Jewish students meritocracy के basis पे they outperformed the others and came to Harvard. लेकिन पहले हार्वर्ड तो औरतों को भी नहीं अलाउ करता था. रैडक्लिफ बाद में क्रिएट किया लड़कियों के लिए, एंड देन इट इंटीग्रेटेड इन एवरी विच वे. इनफैक्ट मेरा बेटा वेंट टू हार्वर्ड इन 2017. That was the first year in which non-white people became a majority at Harvard. So जब मैं उससे पूछ रहा था कि हार्वर्ड, तो जो 2 हार्वर्ड में कह रहा है, एक अंडरग्रेजुएट हार्वर्ड है, विच इज अ वेरी प्रेस्टिजियस स्कूल, हार्वर्ड कॉलेज कहते हैं उसको, and then the Harvard graduate programs. Harvard graduate programs are not very as competitive as Harvard College. Harvard College ka acceptance rate is about 2.5%. It is the most prestigious school in the world. But Harvard में आपको sociology में अगर आपको masters करना है या Indian history में करना है या जाके बांग्लादेश, उसमें भी आपको admissions मिल सकता है, and it is not necessarily as difficult and as competitive. So for example, हमारी यूनिवर्सिटी में chemical engineering में admission मिलना is much more harder at University of Delaware than going to Harvard and doing a master's in Middle Eastern studies. ठीक है. So graduate, और तो हार्वर्ड में सिर्फ 4,500 अंडर ग्रेजुएट से 20,000 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं. देयर आर दिस 2 हार्वर्ड्स. तो जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं. सो उसमें एशियंस, इंडियंस, Muslims from all over the part of the world are a lot. There are clearly more Muslims than Hindus because they are coming from many different countries. Tunisia से भी आ रहे हैं, 50 मुल्कों से भी आ रहे हैं, फिर लोकल भी आ रहे हैं. But Hindus are definitely the most, क्या बोलना चाहिए, meritorious community in the US today, academically perform जो कर रही है. Per capita education ले लें, per capita income ले लें, they are the highest, no doubt. But that is also because of the selective migration जो है. The nature of the migration is different from India से educational migration पे होता है. और जो अंडर ग्रेजुएट है उसमें my son says कि भाई मुस्लिम्स और एशियंस बहुत, इंडियंस बहुत, इंडियंस, पाकिस्तानीज वगैरह बहुत ही कम थे. मतलब 1600-1700 जो इनकमिंग क्लास है उसमें एट द मोस्ट 100 होंगे पूरे बाहर के. So it's a very, so that's a different kind of a, उसमें elitism भी है, American elite, legacy students आते हैं, parents इनके. So for example, when my son got into Harvard, वो बहुत कोशिश किया to get the room जो JFK को मिला था. He actually wrote an essay trying to get the room that JFK got. He wanted to be in that room. जब उसको जो room मिला तो उस room के ऊपर बाकायदा लिस्ट लिखी हुई थी who are the more famous people from Harvard who lived in that room.
अलबत्ता Yale, my daughter goes to Yale, और वहाँ पे there I think a greater percentage of Indians, especially in the graduate school में तो Indians dominate करते हैं, computer sciences, social sciences में भी. So if the undergraduate is very different from the graduate level. तो ओवरऑल जो पॉपुलेशन है, हिंदू ज्यादा है कनाडा में, यूएस में, या मुस्लिम ज्यादा हैं? मुसलमानों की आबादी अबाउट 6 मिलियन है यूएस में, जी जी। और इंडियंस की 4 मिलियन है। उसमें जिसमें 10 मुस्लिम भी होंगे, हिंदू भी जिसमें होंगे। 10-12% मुस्लिम होंगे, और तो यू कुड से अबाउट 4 मिलियन हिंदूज एंड 6 मिलियन मुस्लिम्स है। ओके। अभी रिसेंटली यू कुड से कि 1990s या 2015-16 तक the Muslims of the US were better organized and more influential than the Hindus. But if you take 10 साल में, the Hindus have really upped their game. They're very successful. They're part of all of the US government में काफी है। भाई अभी 2 Indians are running for president of the United States right now, right? So yes, they are definitely more influential, better organized. See, Indians दो किस्म के, those who are just interested in their own personal growth. And so they are just Americans who may or may not like to eat a vada. Then there are those who care about India, but they have only one thing to care about, which is India. जो मुसलमान हैं उनके हजारों एजेंडाज हैं। कभी मैं कन्वर्सेशन अल अक्सा मस्जिद पे कर रहा हूँ, तो कभी पाकिस्तान की क्राइसिस पे कर रहा हूँ, तो कभी उइगर के बारे में कर रहा हूँ कभी इराक का मसला है, तो कभी ईरान का मसला है, अभी यमनी मसला है। मुझे कई लोग कह रहे हैं कि भाई यमन पे करें कन्वर्सेशंस। So Muslims have like 100 causes, so their resources, their energies are all very divided. So Muslims are not a community, they are a community of communities. पहले इंडियंस वैसे ही होते थे, गुजराती अलग, महाराष्ट्रियन अलग, but the current government has actually done a pretty good job of uniting the diaspora and actually उनको मोटिवेट भी किया है कि इंडिया के साथ वो काम करें। अच्छा, आखिर में सर कोई कंक्लूडिंग थॉट्स हो तो मुझे दीजिएगा, और खास तौर पे इस हवाले से कि कितने हैं इंडियंस जो प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस हैं, और कौन कौन से लोग हैं जो प्रेसिडेंशियल उसमें आ रहे हैं रेस में। अभी एक कोई बंदा है, उसका नाम है भूल गया, निक्की हेली इज द मोर सीरियस कैंडिडेट, शी मे गेट 5 to 7% ऑफ द वोट। मैंने निक्की हेली पे एक एपिसोड किया है मेरे कॉन्वर्सेशन शो पर, अगर लोग इंटरेस्टेड हो जाके देखें। सो शी इज बीइंग वेरी केयरफुल, शी इज नॉट अटैकिंग ट्रम्प, शी इज नॉट अटैकिंग सैंटिस, जो 2 लीडिंग कैंडिडेट्स हैं, एंड ट्रम्प ने उसके बारे में कोई नेगेटिव बातें भी नहीं की हैं। प्लस शी वाज इन द कैबिनेट विथ हिम। सो मेरा असेसमेंट ये है कि अगर रिपब्लिकन्स, if she manages to get through the primaries without attacking either रॉन डिसेंटिस जो फ्लोरिडा के गवर्नर है और डोनाल्ड ट्रंप, तो शी कुड बिकम ए वाइस प्रेसिडेंशियल रनिंग मेट, बिकॉज अगर इफ इट इज बाइडेन एंड हैरिस, कमाला हैरिस, तो ये रेस, और शी इज मल्टीपल ना, वो औरत भी है और वुमन ऑफ कलर भी है, तो शी इज कैरिंग 2 आइडेंटिटीज विथ हर। सो ए वाइट मैन, 2 वाइट मैन विथ women of color के साथ, so balance हो जाता है diversity wise. So I think she has a very strong chance of being a vice presidential candidate to whoever wins the Republican nomination. ये अगर Democrats अगर Trump के ऊपर केसेस करते रहेंगे तो most probably Trump will be definitely, अभी तो वो बहुत लीड कर रहा है, तकरीबन 57% पर वो है, और डिसेंटिस कुछ 26-27 या 30 परसेंटेज पॉइंट्स उसके पीछे, बीच में कोई भी नहीं है। So that is one possibility. But I also think that even if she's not on the ticket, she probably is going to be the, agar Donald Trump जीतता है तो she could be a leading candidate for Secretary of State, especially if she asks her voters, her supporters to vote for Trump before the election. अगर वो
अपने सपोर्टर्स को कहती है, जो 5-6-7% उसको लाइक करते हैं, शी सेज प्लीज वोट फॉर ट्रम्प, देन इट इज पॉसिबल ही माइट, एंड इफ ही विंस देन शी कुड बी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. डेमोक्रेट्स के साइड पे अभी उतना नहीं है, बट देर आर नाउ 5 कांग्रेसमैन जो इंडियन ओरिजिन के हैं. उससे पहले तुलसी गैबर्ड हुआ करती थी, वो द फर्स्ट हिंदू इन द यूएस कांग्रेस हु वाज आल्सो अ वुमन. हवाई से उनका ताल्लुक है. She may run for president. There was all this perception that she could run. She could also be the alternative to Nikki Haley as the vice presidential candidate if they are looking for a woman of, but she's, I think, white, Tulsi Gabbard. So these are the possibilities. But as an Indian, मेरे लिए तो मजा तो जब आएगा जब it will be Kamala Harris versus Nikki Haley who are actually running for president. So the chances are that the first woman president of the United States will be from India. तो जो बाइडेन के क्या चांसेस हैं कि ही ड्रॉप्स आउट ऑफ द रेस? ये प्रोफेशनल करियर पॉलिटिशियंस हैं. 27 साल की उम्र से ये सेनेट में है, सोचे आप, राइट? 50-60 साल से पॉलिटिक्स. आई डोंट लाइक हिम, but he's the most moderate Democrat, which means it is easier for the independents to vote for him than, say, agar Elizabeth Warren या Bernie Sanders जो progressive है और far left Democrats. So Democratic Party would like him to run because they think he is the most likely candidate to win, not because he's the best candidate. ये अमेरिका के लिए शर्मिंदगी की बात है कि 80 साल के बुड्ढे इलेक्शन लड़ रहे हैं. shows lack of talent. It shows that there is an absence of talent in the Democratic and the Republican Party. ये Democrats are making it easy for Trump. अगर ये केसेस वगैरह नहीं होते ना तो Ron DeSantis would run away, and I think Ron DeSantis will beat Trump, will beat Biden. बिकॉज उसके खिलाफ वो नेगेटिव्स नहीं है जो ट्रम्प के साथ है. ट्रम्प के साथ मॉरल और कैरेक्टर के नेगेटिव्स हैं. बर्नी सैंडर्स तो वो है ना जो लेफ्टिस्ट है, जिनको कहते हैं सोशलिस्ट, एंड ही ऑलवेज पॉइंट्स इट आउट, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट. हाँ, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है वो, बट ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी. वो इंडिपेंडेंट है वर्मोंट से. उनके भाई साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बर्तानिया के. मुझे लगता है कि एक भाई ने कहा कि आई विल टेक दिस साइड ऑफ द अटलांटिक, यू टेक द अदर साइड ऑफ द अटलांटिक. ओके, इंटरेस्टिंग. हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एक भाई इंग्लैंड में एमपी है और एक भाई यूएस में एमपी है. ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच सर. जी, थैंक यू वेरी मच शकील साहब.